हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आज हम लोग बेसिक बेसिक जानकारी देखेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सारी जानकारी को हम लोग देखते चलेंगे। तो सबसे पहले अपना टर्म आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कहने का मतलब हो गया कि हमारे बॉडी का जो दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में फंक्शन कर रहा है। इसके बिना उसका काम अधूरा है, उसके बिना इसका प्रोसेस अधूरा है। तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में अगर फंक्शन करे तो ऐसे हम लोग वर्ड यूज करते हैं कोऑर्डिनेशन। और हमारे बॉडी में फंक्शन करने के लिए दो सिस्टम का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक है अपना न्यूरल नर्वस सिस्टम, दूसरा है अपना इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम देखोगे तो ये आपका वेल ऑर्गेनाइज नेटवर्क रहता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन रहता है, क्योंकि हमें क्या करना है, फास्टर वर्क करना है, फास्टर कंडक्शन करना है। और इंडोक्राइन सिस्टम इसका वर्क भी फास्टर कंडक्शन होता है, इसके कारण से, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के कारण से। और ठीक है, इसका नेटवर्क इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है कि हम लोग कंप्लीट डिटेल्स में देखेंगे तब आपको इसमें कंप्लीट एहसास होगा कि हाँ सच में इसका नेटवर्क जो है काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड है और पॉइंट टू पॉइंट कैसे कनेक्शन है और कितना ये हेल्प करता है हमारे बॉडी में। फिर हम लोग देखते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ पर आपको कम्प्लीटली हार्मोन्स का खेल है, केमिकल इंटरेक्शन है और कम्प्लीटली हार्मोन का खेल है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं न्यूरल सिस्टम का। ये आपको एक्टोडर्मल ओरिजिन है। देखो इसमें आपको दो तरह का सेल मिलेगा, एक न्यूरॉन या फिर जिसको हम लोग नर्व सेल भी बोल देते हैं, दूसरा न्यूरो ग्लाइल या फिर सिर्फ ग्लाइल सेल हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, और न्यूरॉन जो है ये डिवाइड नहीं हो सकता है। ये नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, ये क्या हो सकता है, डिटेक्ट हो सकता है, रिसीव हो सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है, किसको, स्टिमुलाई को ये डिटेक्ट, रिसीव और ट्रांसमिट सब कर सकता है ये। और न्यूरोग्लाइल सेल का बात करें तो ये डिवाइड भी हो सकता है। ठीक है, और ये नर्व सेल्स को नोरिशमेंट प्रोवाइड करता है और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किसको, नर्व सेल को नोरिशमेंट प्रोवाइड करना और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना काम है न्यूरोग्लाइल सेल का। अब न्यूरोग्लाइल सेल में देखिए हम लोग पढ़ते हैं तीन चार तरह का हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग एस्ट्रोसाइट्स देखेंगे। ये क्या करता है, न्यूरॉन्स को होल्ड करके रखता है। जब आप डायग्राम, आपको हम डायग्राम दिखाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको ये एस्ट्रोसाइट देखने के लिए मिलेगा जो कि न्यूरॉन को डिस्टेंस पे, कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे होल्ड करके रखता है और उसके ही क्लोज में ब्लड वेसल्स को भी होल्ड करके रखता है। फिर ओलिगोडेंड्रोसाइट का बात करें तो ये आपको सीएनएस में माइलिन शीथ बनाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से हम लोग स्वान सेल का बात करें तो ये भी माइलिन शीथ बनाएगा, लेकिन कहाँ, ये पीएनएस में बनाएगा। फिर आता है अपना माइक्रोग्लाइल सेल। ठीक है, ये कैसा नेचर में होता है, ये फेगोसाइटिक नेचर में होता है। और अब अपना है इपेंडाइमल सेल। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा, लाइन्स विद द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन एंड न्यूरल कैनाल। ठीक है, और ये क्या सीक्रेट करता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं लोअर इनवर्टिब्रेट्स में। लोअर वर्टिब्रेट जैसे आप फाइलम पॉलीफेरा को देख लो, इसके पास न्यूरल सिस्टम नहीं होता है। फिर सिलेंट्रेटा या निडेरिया को देख लो, इसका एग्जांपल में आप हाइड्रा देख लो, इसके पास क्या होता है, नर्व सेल्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ये क्या परफॉर्म करता है, प्लेक्सस। फिर हम लोग इंसेक्ट में देख लेते हैं, इसके पास बेटर ऑर्गेनाइज न्यूरल सिस्टम है। वर्टिब्रेट्स का अगर बात करेंगे तो इसके पास बहुत ही ज़्यादा डेवलप और कॉम्प्लेक्स न्यूरल सिस्टम रहता है वर्टिब्रेट्स के पास। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम का अगर बात करोगे तो ये आपको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस में आपको ब्रेन और स्पाइनल कोड आ जाएगा, जो कि इन्फॉर्मेशन का मेन आप जगह कह सकते हो जहाँ की वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होता है और यहीं से कंट्रोल किया जाता है। फिर पीएनएस में हम लोग तीन देखते हैं, एएनएस, एसएनएस एंड बीएनएस। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक और विजरल। फिर आप देखोगे फर्दर हम लोग एएनएस में दो पढ़ते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। इसके बारे में भी हम लोग कंप्लीट डिटेल्स में आगे स्टडी करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि अपने पास देखो दो स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, एक इफरेंट, एक अफरेंट, एक इफरेंट। हम लोग जहाँ भी अफरेंट का बात करेंगे वहाँ पे कहीं से ना कहीं से आने का बात हो रहा होगा, इफरेंट का बात करेंगे तो वहाँ से निकलने का बात हो रहेगा। तो यहाँ पे इफरेंट जो है, इफरेंट या फिर इसको सेंसरी फाइबर्स हम लोग बोल देते हैं, ये नर्व फाइबर्स का पार्ट है। इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी से, हमारे टिश्यू से, हमारे ऑर्गन का मतलब हमारे ऑर्गन के या फिर टिश्यू से कह लो, वहाँ से इम्पल्स ट्रांसमिट होकर के हमारे सीएनएस तक पहुँचता है। ठीक है, ये अपना ब्रेन हो गया, ये अपना स्पाइनल कोड हो गया, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे थे सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों आ जाता है। तो ये हमारे सीएनएस तक पहुंचता है। ठीक, या तो वो ब्रेन के पास पहुंचेगा या फिर स्पाइनल कोड के पास पहुंचेगा। फिर वो उसके रिस्पॉन्स में हमें क्या जवाब देना है, फिर हमारे सीएनएस से जो हमारे टिश्यू या ऑर्गन तक इन्फॉर्मेशन को, उस प्रोसेसिंग को पहुंचाना है, तो वो काम करता है कौन, इफरेंट, या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं मोटर फाइबर। ठीक है, अब देखिए हम लोग पीएनएस में पढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ देख रहे थे कि हम लोग एएनएस देख रहे थे, एसएनएस देख रहे थे और फिर क्या देख रहे थे, विसरल देख रहे थे। गैंग्लिया एक टर्म आता है, गैंग्लिया आप याद रखना, ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स को हम लोग एक साथ गैंग्लिया बोल देंगे। जहाँ भी हम लोग गैंग्लिया वर्ड का यूज करेंगे आपको समझ आना है कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स का ये बात कर रहा है। ऑटोनोमिक में देखो क्या होता है,
यहाँ पे इम्पल्स जो है कहाँ से, सीएनएस से इन्वॉलेंट्री ऑर्गन तक पहुँचाया जाता है या फिर स्मूथ मसल्स तक पहुँचाया जाता है। ये काम ऑटोनोमिक का है। फिर वही अगर सोमेटिक का बात करें तो ये कहाँ तक है, स्केलेटल मसल्स का इस इंफॉर्मेशन ये प्रोसेस करना काम है इसका, सोमेटिक का। फिर विसरल आप देखोगे तो ऐसे सारे आपको कॉम्प्लेक्सेस, नर्व फाइबर्स हो गया, गैंग्लिया हो गया, या फिर प्लेक्सेस मतलब जाल टाइप का, जो कि सारे सीएनएस से विसरल ऑर्गन तक जा रहे हैं, फिर वहाँ से आ रहे हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो सारे आ जाते हैं किसमें, विसरल नर्वस सिस्टम में। और अगर आप पहले देखोगे तो पहले हम लोग सिर्फ पीएनएस में ऑटोनोमिक और सोमेटिक नर्वस सिस्टम ही पढ़ रहे थे। अब हम लोग विसरल भी अलग से पढ़ रहे हैं। ऐसे अगर देखोगे तो विसरल ऑटोनोमिक का ही पार्ट्स में आ जाता है। अब हम लोग बात करते हैं न्यूरॉन्स का। ये क्या है, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले भी इसके बारे में बात कर रहे थे। ये बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। आप देखोगे तो सबसे ऊपर आपको सेल का बॉडी देखने को मिलेगा, फिर इसके बाहर आपको डेंड्राइट देखने को मिलेगा, फिर आपको एक एक्सोन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये रहा अपना एक्सोन। ठीक है, तो इतने अलग अलग पार्ट में ये डिवाइड रहता है। और इसका डायरेक्शन आप फ्लो ऑफ देखोगे तो ये सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन रहता है। डेंड्राइट से ये क्या करेगा, डेंड्राइट से ये रिसीव करेगा, और सिनेप्टिक नोब तरफ से, एक्सोन टर्मिनल तरफ से ये फिर आउट करेगा। तो इम्पल्स आएगा, डेंड्राइट के पास आएगा, डेंड्राइट से फिर इम्पल्स सेल बॉडी के पास जाएगा, सेल बॉडी से फिर वो एक्सोन के पास जाएगा, एक्सोन के बाद वो एक्सोन टर्मिनल के पास आएगा, एक्सोन टर्मिनल से सिनेप्टिक नोब्स के पास आएगा, और यहाँ से सिनेप्स, जिसको हम लोग जंक्शन बोल रहे हैं, ठीक है, इस जंक्शन पे आकर के फिर दूसरे न्यूरॉन्स को फिर वो ट्रांसमिट करेगा। तो चलिए हम लोग इसका भी कंप्लीट डिटेल्स में हम लोग देख लेंगे। अभी पहले हम लोग इससे पहले न्यूरॉन्स के बारे में देख रहे हैं, तो न्यूरॉन्स का टाइप देख लेते हैं। न्यूरॉन आपका एक्सोन और डेंड्राइट के बेसिस पर अगर आप देखोगे तो यूनिपोलर भी हो सकता है, जिसमें सिर्फ आपको एक एक्सोन देखने को मिलेगा, वहाँ पे कोई डेंड्राइट नहीं होगा। ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ, एम्ब्रायनिक स्टेज में। ठीक है, एम्ब्रायनिक स्टेज में क्या होता है, सिर्फ आपको एक्सोन रहेगा, कोई डेंड्राइट वहाँ पर नहीं रहता है, वहाँ पे कोई डेंड्राइट नहीं रहता है। फिर बाइपोलर में देखोगे तो वहाँ पे आपको एक एक्सोन भी रहेगा और एक डेंड्राइट भी रहेगा, जैसे आप रेटिना ऑफ आई, ये बहुत ही तगड़ा एग्जाम्पल है जो कि आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मल्टीपोलर न्यूरॉन का बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक एक्सोन और 2 या 2 से ज़्यादा डेंड्राइट देखने को मिलेगा। ये आपको इसका एग्जाम्पल है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, एक लास्ट हम लोग देख लेते हैं वैसे, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक है, ठीक है, इसमें आपका क्या होगा, एक सिंगल प्रोसेस अरेंज किया हुआ रहेगा, ऐसे ऐसे करके सिंगल प्रोसेस ऊपर अरेंज किया हुआ रहेगा। ठीक है, जिसमें आपको लगेगा कि मतलब ये एक्सोन बन रहा है, ये डेंड्राइट बन रहा है, ऐसे आपको लगेगा। ठीक है, लेकिन ये फॉल्स रहता है। तो ये आपको डोर्सल रूट, आपको गैंग्लिया के डोर्सल रूट में आपको देखने को मिलेगा, स्पाइनल कोड का जो गैंग्लिया है वहाँ के आपको डोर्सल रूट में आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन बोल देते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है बेसिकली, वैसे कुछ खास बात नहीं है इसमें। एग्जाम्पल याद रखने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एग्जाम्पल याद रखनी है। तो आप वो अब हम लोग बात करते हैं, अभी जो हम लोग कुछ देर पहले स्ट्रक्चर में एक्सोन देख रहे थे। एक्सोन आपको 2 तरह से हो सकता है, एक माइलिनेटेड हो सकता है, दूसरा नॉन माइलिनेटेड हो सकता है। मतलब कहने का मतलब वहाँ की माइलिन शीथ क्या है, वहाँ पे अब्सेंट है। नॉन माइलिनेटेड कहने का मतलब माइलिन शीथ क्या है, वहाँ पे अब्सेंट है। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है ये आपको सीएनएस में माइलिन फॉर्मेशन करेगा, और स्वान सेल जो है ये आपको पीएनएस में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करेगा। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले भी इसके बारे में बात किए थे। ब्रेन और स्पाइनल नर्व जो है फास्टर कंडक्शन के लिए यूज किया जाता है, और दोनों माइलिन शीथ के बीच में जो जंक्शन मतलब कि गैप रहता है, उस गैप को हम लोग बोल दे रहे हैं नोड्स ऑफ रेनबियर। जब हम लोग डायग्राम देखेंगे, जैसे सपोज करो हम लोग एक सिंपल देख लेते हैं। जैसे सपोज करो कि ये हमारा बॉडी है, सेल बॉडी है। ठीक है, ये हमारा डेंड्राइट है। ठीक है, ये हमारा डेंड्राइट है, यहाँ से हमारा एक्सोन बाहर आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि कुछ यहाँ पे ये रहा माइलिन शीथ। ठीक है, ये रहा माइलिन शीथ, ये रहा माइलिन शीथ। तो इसके बीच में ऐसे हमारा सिग्नल ट्रांसमिट होता है। इसके बीच में जो यहाँ पे जहाँ से ये कंडक्शन हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, यहाँ पे नोड्स ऑफ रेनबियर बोल दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग नॉन माइलिनेटेड शीथ का बात कर लेते हैं। यहाँ पे माइलिन शीथ तो होगा ही नहीं। ठीक है, स्वान सेल से सराउंडेड किया हुआ रहेगा, लेकिन माइलिन शीथ नहीं होगा। तो ये इसका एग्जांपल में आप देख लो, ऑटोनोमिक और सोमेटिक नर्वस सिस्टम, एएनएस और एसएनएस आप देख लो, इसका एग्जांपल है। इसका कंडक्शन भी जिस कारण से क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं वही जो हम लोग अभी डायग्राम का बात कर रहे थे। ये रहा अपना माइलिनेटेड शीथ। इसके बीच में जो ये गैप है अपना, यही गैप को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, नोड्स ऑफ रेनबियर बोल दे रहे हैं। ठीक है, और यहीं पर होता है अपना साल्टेटरी मूवमेंट कह लो, या फिर साल्टेटरी कंडक्शन, या फिर जंपिंग कंडक्शन कह लो, किसका, इम्पल्स का। ठीक है,
ऐसे हम लोग का इम्पल्स ट्रांसमिट होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जनरेशन या फिर कंडक्शन जो हमारा नर्व इम्पल्स का हो रहा है वो कैसे हो रहा है। देखो क्या होता है ना कि न्यूरॉन्स का जो मेंबर होता है वो पोलराइज स्टेट में रहता है, जिसके कारण कि उसका सेल्स को आप एक्साइटेबल सेल्स भी कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग तरह का आयन चैनल्स बना रहता है न्यूरल मेम्ब्रेन में। न्यूरल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हम लोग जस्ट अभी थोड़ा देर पहले देखे थे, और पिछले लेक्चर्स में भी हम लोग बात किए थे। वहाँ पे आपको इसके क्या होता है कि आयंस चैनल प्रेजेंट रहता है, जो कि आपको क्या करेगा, सेलेक्टिवली परमेबल आयंस को ही अलाउ करेगा ये। ठीक है, तो आज का हम लोग लेक्चर रखते हैं यहीं तक। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट आ रहा है तो ज़रूर से कमेंट में आप अपना डाउट को टाइप करो। आपका जो डाउट का जो सॉल्यूशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा आपका प्रॉपर नाम के साथ कि आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, हो सकता है वो कोई और स्टूडेंट का भी डाउट हो तो उसका भी आपके साथ साथ उसका भी क्लियर हो जाएगा, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में उसको मेंशन जरूर से कर दिया जाएगा। अगर आप पीडीएफ वगैरह, आप टेस्ट सीरीज का क्वेश्चंस वगैरह, आप जो भी चीज़ आप डिमांड करते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप टेलीग्राम हर एक चीज़ का आपको लिंक दिया हुआ है, आपके लिए सारा फैसिलिटी अवेलेबल करा दिया गया है। तो आप वहाँ से जाओ, ज्वाइन करो और पढ़ाई में एंजॉय करते रहो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ हम लोग इसके आगे का कंडक्शन बात करेंगे, कैसे कंडक्ट वगैरह हर चीज़ होता है। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आप ये ख़त्म आज का ये लेक्चर ख़त्म कर लियो तो आपको करना है बस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस 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 एंड ओनली प्रैक्टिस। और टेस्ट सीरीज जरूर से ज्वाइन करना, टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एनालिसिस कैसे करना है ये आपको पहले से पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप कमेंट करो, एक वीडियो इसके ऊपर भी बना करके ज़रूर से पोस्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहें।